अनुरोध करती हूँ रेखा राजवंशी जी से कि वे अपना वक्तव्य पढ़ें और हमारे साथ अपने विचार साझा करें। आदरणीय रेखा राजवंशी जी। सबको दिखाई दे रही हूँ मैं? दिक्कत हो तो खड़ी हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब तक वक्ता दिखे ना। थोड़ी देर खड़ी हो जाती हूँ, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, ऐसे कर लो। तो कार्यक्रम के अध्यक्ष तो हैं नहीं यहाँ पर, थोड़ी देर में आएंगे। हाँ, कोई बात नहीं। मुख्य अतिथि प्रोफेसर विमलेश कांति शर्मा जी, सत्यकेतु जी, अर्चना जी, धनंजय जी, आप सबको और आप सब जो यहाँ बैठे हैं सबको मेरा प्रणाम। देखिए, जब भी प्रवासी साहित्य की बात आती है तो मेरे दिमाग में जो एक ही गाना आता है वो आपको भी पता है, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, लेकिन दिल है हिंदुस्तानी। तो एक दिल ही तो है जो हम प्रवासियों को कभी कभी बना देता है तो कभी कहानीकार। भारत हर प्रवासी के मन में धड़कता है, भारतीय रक्त हमारी शिराओं में बहता है, भारतीय डीएनए हमारे शरीर की पहचान है। विश्व के किसी भी कोने में रहें, पर जब कभी भी क्रिकेट का मैच होता है तो ब्लीड्स ब्लू, यानी कि हम भारतीय टीम के जीतने की प्रार्थना करते हैं। और अब ऑस्ट्रेलिया की टीम भी टक्कर की है। प्रवासियों के घर में पूजा का मंदिर, अहाते में तुलसी का पौधा, कड़ी नीम का पेड़, डोसे, पूरी आलू चाट, चिकन करी की महक विदेशियों के मन को ललचाती है। हमारे भारतीय मूल्य, संस्कार, परंपराएं, विश्वास, जिन्हें देखकर विदेशी भी हमसे ईर्ष्या कर उठते हैं। ऑस्ट्रेलिया हो या यूरोप, एशिया हो या अमेरिका, अफ्रीका हो या खाड़ी देश, जहाँ जहाँ भी भारतीय हैं वहाँ हिंदी है, हिंदी की गूंज है। और आज हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य की। कहानियाँ हमारे इर्द गिर्द बिखरी रहती हैं, कभी डायरी में आत्मकथ्य के रूप में उभरती हैं तो कभी लेख, संस्मरण, कविता, गज़ल या गीत के रूप में कागज़ पर उतर जाती हैं। प्रवासी साहित्य विदेशी धरती पर उपजी मानवीय संवेदनाओं का लेखा जोखा है, जिसमें प्रवासी लेखक साहित्य के आसमान में देश की यादों और प्रवासी अनुभवों का एक नया इंद्रधनुषी वितान तान देते हैं। वे न केवल भारतीय संस्कृति, भाषा, भोजन और पहचान को विश्व स्तर पर फैला रहे हैं, बल्कि अपने साहित्य में सांस्कृतिक संघर्ष और नई दुनिया के अनुभवों के चित्रण से भारतीय पर्यटकों और भावी प्रवासियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। भारतीय मूल्यों के संरक्षण और विश्व साहित्य में हिंदी को मजबूत करने की दिशा में प्रवासी लेखक अपनी जड़ों से जुड़े रहकर नई संवेदनाओं और यथार्थ को कलमबद्ध कर रहे हैं। सॉरी, पोडियम की आदत है लेकिन गिरमिटिया लोगों को फिजी, ट्रिनिडाद, मॉरिशस, सूरीनाम आदि में बहुत से, आपको तो पता है, ले जाया गया बहुत से भारतीयों को, और उस साहित्य पर लोगों ने बहुत कुछ लिखा। अभिमन्यु, अनंत, धुरंधर जी, सब ने साहित्य में प्रवास की पीड़ा अभिव्यक्त की। पर बाद में अनेक भारतीय अपनी इच्छा से बेहतर जीवन की तलाश में विदेश गए। वहाँ के सुख दुख संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में अभिव्यक्त किया। उनके लेखन को प्रवासी साहित्य की श्रेणी में रख दिया गया। शुरू में प्रवासी साहित्य में नॉस्टैल्जिया का भाव प्रमुख था। अपने देश, माता पिता, दोस्त आदि को छोड़कर आए लोग विशेष अवसर पर, तीज त्योहार पर अपने परिवार, देश और गांव को याद करते थे और उसे अपने लेखन में अभिव्यक्त करते थे। आज यदि हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का विश्लेषण किया जाए
तो हम देखेंगे भारत में करीब 10 से 20% भारतीय अंग्रेज़ी बोलते पढ़ते हैं, जबकि 2019 के लेख के अनुसार भारत के अंदर ही करीब 61% लोग हिंदी भाषी हैं। पर पढ़ने लिखने वालों की संख्या निरंतर गिर रही है। हिंदू में एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें लिखा गया था मात्र 26 यानी 26% लोग ही भारत में हिंदी भाषी हैं, और उसके बाद हिंदी के बाद बंगाली, बंगला, भोजपुरी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, राजस्थानी आदि भाषाओं का नंबर आता है। ये मैं डाटा के हिसाब से कह रही हूँ। वास्तविकता यह है कि अंग्रेज़ी साहित्य को आज की पीढ़ी और हम बहुत महत्व देते रहे हैं। हिंदी तथा अन्य रीजनल भाषाओं में लिखे साहित्य की तुलना में अंग्रेज़ी में लिखा गया साहित्य अधिक मान्य हो रहा है। आज हिंदी के अंग्रेजी अनुवाद को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। 1922 में आप सबको पता है गीतांजलि श्री का उपन्यास टूम ऑफ सेन, जिसको बुकर प्राइज़ मिला है, या फिर तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन का फायरबर्ड हो, जिसे 2023 में अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला। पूरे विश्व में इसकी चर्चा हुई। पर जब प्रवासी साहित्यकार हिंदी में लेखन करते हैं तो मेरा सबसे बड़ा प्रश्न होता है उसे दोयम दर्जे पर क्यों रखा जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रवासी लेखन देश के पार हो रही घटनाओं का विस्तृत लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। किसी समाज के बारे में जानना हो तो वहाँ का साहित्य पढ़िए, और ये साहित्य अपने लोगों द्वारा अपनी भाषा में अगर उपलब्ध हो जाए तो अनुवाद वाले अनर्थ से भी बचा जा सकता है। सुप्रसिद्ध प्रवासी साहित्यकार सुषम बेदी ने अपने लेख में लिखा था कि बहुत वर्षों तक प्रवासी लेखन को हाशिए का लेखन माना जाता रहा। दिव्या जी जानती होंगी, लंदन में एक गोष्ठी के दौरान इस बात को स्वीकार किया गया कि कुछ लोग घिसा पिटा ज़रूर लिख रहे हैं, सुषम बेदी जी के शब्द हैं, पर ऐसे भी बहुत हैं जो नई भावभूमियों को तलाश रहे हैं, उनके बारे में लिख रहे हैं। मेरी नेल्स की वजह से अटक जाता है। हाँ, तो ये प्रवासी भारतीय अपने स्थान परिवेश से जुड़े नए संदर्भों के माध्यम से उनको वाणी दे रहे हैं, और वहाँ मुख्यतः वो जो ये बात कह रही थी मुख्यतः अमेरिका यूरोप के संदर्भ में ही कह रही थी। श्री कमल किशोर गोयनका जी ने लिखा था कि प्रवासी साहित्य हिंदी का साहित्य है जिसका रंग, रूप, चेतना, संवेदना भारत के पाठकों के लिए नई वस्तु है, एक नए भाव बोध का साहित्य है, एक नई व्याकुलता और बेचैनी का साहित्य है जो हिंदी साहित्य को मौलिकता एवं नए साहित्य संसार से समृद्ध करता है। इस प्रवासी साहित्य की बुनियाद भारत प्रेम और स्वदेश प्रदेश के द्वंद्व पर टिकी है। मेरा मानना है कि प्रवासी साहित्य को नई दिशा प्रदान करने में इंटरनेट पत्रिकाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। न्यूजीलैंड में रोहित कुमार हैप्पी जी के संपादन में निकलने वाली पत्रिका भारत दर्शन, पूर्णिमा वर्मन जी की अभिव्यक्ति और अनुभूति, सुमन कुमार घई जी की साहित्य कुंज, लंदन से निकलने वाली पत्रिका पुरवाई, अन्य पत्रिकाएं जैसे प्रवासी टुडे, गगनांचल आदि ने प्रवासी साहित्य को समृद्ध करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और मैं सच बताऊं तो ऑस्ट्रेलिया में जब मैं गई थी 2001 में, तो एक यही माध्यम था कि इसके माध्यम से हम लोगों की रचनाएं पढ़ पाते थे। तो अमेरिका, यूरोप, फिजी, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान और कई देशों के हिंदी साहित्यकारों के अलावा हिंदी के शिक्षकों का भी साहित्य के संवर्धन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर पीटर फ्रिडलैंडर ने कुछ वर्कशॉप्स की जिसमें हमने डिस्कशन किया कि किस तरह की सामग्री का विकास होना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हिंदी का पूरा पाठ्यक्रम बना हुआ है, और हमने उसके बारे में चर्चा की और उसके रिसोर्सेज डेवलप करने के बारे में बात
बात की तो शिक्षक जो कुछ पढ़ा रहे, ऐसे इयन वुल्फर्ड ने मेरी कविताएं ली और अपने बच्चों को और भी लोगों की कविताओं के साथ पढ़ाने की विद्यार्थियों को कोशिश की। वो लट्रोब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो आज जब अंग्रेज़ी वैश्विक संपर्क की भाषा बन चुकी है, ऐसे में अपनी भाषा को आगे बढ़ाना और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में भी मैं कह रही हूँ कि जो युवा बच्चे, विद्यार्थी जो यहाँ पढ़ के वहाँ पर जीविका की तलाश में आते हैं, उनको हम जोड़ लेते हैं, लेकिन वहाँ के जो पैदा हुए बच्चे हैं, जैसे मेरे दोनों बच्चे, अंग्रेज़ी और बहुत बड़ा एक ये भी बात मैं कहूँगी कि अंग्रेज़ी फ़िल्मों का बहुत बड़ा योगदान, हिंदी फ़िल्मों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये बच्चे कुछ बोल पाए ना या समझ पाए, ये अगर पढ़ लिख ना पाए, लेकिन ये आराम से उन गानों को समझते। फिल्मों के माध्यम से हिंदी का खूब अच्छा प्रचार हो रहा है। आज अनेक प्रवासी लेखकों के नाम चर्चा में आते हैं। अभिमन्यु अनंत, सुषम बेदी, डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंधवी, सत्येंद्र श्रीवास्तव, अर्चना शर्मा, शैल अग्रवाल, फिर सुमन कुमार घई, अनिल पुरोहित, हंसादीप, शैलजा सक्सेना हमारे साथ बैठी हुई, अर्चना जी, दिव्या माथुर जी, तेजिन शर्मा, उषा राजे सक्सेना, मॉरिशस के राज रमन, डेनमार्क के आप मैंने बता दिया, और सुधा ओम ढींगरा, और बहुत से लोग हमारे ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत अच्छा लेखन कर रहे हैं। जब मैं गई थी और 2010 में मैंने पहली किताब 11 कवियों की संकलित करी थी, तब तक वहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं था कि कोई लेखन भी कर रहा है, लेकिन वो पहली किताब थी जिसका विमोचन हिंदी भवन में हुआ। और उसके बाद से लगातार प्रवासी जो ऑस्ट्रेलिया के प्रवासी लेखक हैं, उनको लिखने का, पढ़ने का, अब तो बहुत 3-4 तो उपन्यास आ गए हैं, बहुत सारी पुस्तकें आ गई हैं। बहुत लोगों ने ब्रिस्बेन में, मेलबर्न में, एडिलेड में, कैनबरा में और पर्थ में, सिडनी में तो हैं ही बहुत लोग। जो मेरी दूसरी किताब बनी 2019 में, उसमें 40 कवि थे, तो आप अंदाज़ लगा लीजिए कहाँ 11 और कहाँ 40 की संख्या। लेकिन उनको पहचानने की भी ज़रूरत थी, उनको ढूंढकर जोड़ने की भी ज़रूरत थी। तो मैं सोचती हूँ मेरे शायद 10 मिनट हो गए होंगे। वैसे मैंने चुनौतियाँ भी लिखी थी, लेकिन कल के कार्यक्रम में हम चुनौतियों की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी, आपने समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपने वक्तव्य को निर्धारित सीमा में ख़त्म किया। आपका बहुत बहुत आभार। और जब कहते हैं ना कि जब जीवन का अनुभव बन जाता है हमारा प्रामाणिक, तो वो और अधिक प्रामाणिक और जीवंत हो जाता है। रेखा जी ने अपने अनुभवों से हमें समृद्ध किया। आपका एक बार पुनः आभार। अब हमारी दूसरी वक्ता हैं डेनमार्क से आई हुई अर्चना पेन्यूली जी। समाज पर हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास है और आपके उपन्यास भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम के रूप में स्वीकृत हैं और उन पर शोध कार्य किए जा रहे हैं। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से प्रतिष्ठित अर्चना पेन्यूली जी की इस मंच पर उपस्थिति हम सब के लिए गौरव का विषय है। मैं आमंत्रित करती हूँ अर्चना पेन्यूली जी को सादर वो आएँ और अपने वक्तव्य हमारे साथ साझा करें। माननीय अर्चना जी। हेलो, माननीय विमलेश कांति जी, 9 वर्ष की बधाई। आज मुझे प्रवासी साहित्य की दशा और दिशा जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आयोजकों की आभारी हूँ। हमारे समाज में मैं मानती हूँ ये विषय केवल साहित्य विमर्श नहीं है, बल्कि हमारे समय, समाज, संस्कृति और वैश्विक भारतीय अनुभव का जीवंत दस्तावेज है। वैश्वीकरण के इस बदलते दौर में प्रवासी जीवन एक सामान्य प्रवृत्ति बन चुका है और उस जीवन का सबसे सुंदर, सबसे ईमानदार प्रतिबिंब हमें प्रवासी साहित्य के रूप में दिखाई देता है। मैंने प्रवासी साहित्य पर काफ़ी शोध आलेख लिखे हैं जो समय समय पर विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। उन्हीं में से कुछ बिंदुओं को आज मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ।
पहला बिंदु है प्रवासी साहित्य का उद्भव। हम सभी जानते हैं कि वैश्वीकरण ने दुनिया की भौगोलिक सीमाओं को तोड़ा है। मैं यूरोप, विशेषकर डेनमार्क का उदाहरण देना चाहूँगी, जो कि एक बहुत ही छोटा देश है, मगर भारतीय वहाँ ब्लू कॉलर वर्कर से लेकर मल्टीनेशनल कंपनियों के अधिकारी, विद्यार्थी, शोधार्थी, रेस्टोरेंट और ग्रोसरी स्टोर के मालिक, बस ड्राइवर, शरणार्थी, इंटरकल्चरल परिवारों के सदस्य के रूप में व्यापक उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। इंडियन कम्युनिटी वहाँ सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई इमिग्रेंट कम्युनिटी है। ये डेनमार्क के हैं, आप बड़े देशों का अनुमान खुद लगा सकते हैं। जब जीवन इतने स्तरों और अनुभव पर फैलता है तो साहित्य उसका दस्तावेजीकरण कैसे ना करे। प्रवासी साहित्य दरअसल प्रवासी जीवन की सृजनात्मक अभिव्यक्ति कर रहा है। प्रवासी हिंदी साहित्य कोई नई धारा भी नहीं है। इसका विस्तार 19वीं सदी के गिरमिटिया मजदूरों के संघर्षों से लेकर आज के डिजिटल वैश्विक युग तक फैला है। हाँ, 2000 के बाद प्रवासी लेखक ने एक नया विस्तार पाया। विभिन्न देशों से उभरे लेखकों ने प्रवासी अनुभव को समकालीन, बहुसांस्कृतिक और वैश्विक दृष्टि से अभिव्यक्त किया। डिजिटल माध्यमों ने इसे नई गति दी और आज हिंदी लेखन भारत की सीमाओं से परे एक वैश्विक साहित्य के रूप में स्थापित हो चुका है। अगला पॉइंट है प्रवासी साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। हिंदी में प्रवासी साहित्य ने पारंपरिक साहित्य से हटकर नए विषय, नई संवेदनाएं, नई भाषाएं व नई पहचान को साहित्य में स्थान दिया है। इस साहित्य में विस्थान पीड़ा, मूल देश की स्मृति, पहचान का संघर्ष, सांस्कृतिक टकराव, नस्लवाद, अकेलापन और नए समाज में सामंजस्य बैठाने की जद्दोजहद, ये सब स्वाभाविक रूप से शामिल है। हिंदी साहित्य में प्रवासी साहित्य ने विषयों, शिल्प और दृष्टि तीनों स्तरों पर नया विस्तार दिया है। यह लेखन ना तो पूरी तरह देशज है और ना पूरी तरह विदेशी। यह एक बीच की धरातल है जहाँ दो संस्कृतियाँ, दो अनुभव और दो संसार आपस में संवाद करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है, हिंदी के साथ साथ दूसरी भाषाओं के शब्द, मुहावरे और जीवन दृष्टि भी प्रवेश करती है। प्रवासी साहित्य ने हिंदी साहित्य को एक्सपोजर दिया है। एक तरह से हिंदी ने नए कपड़े पहन लिए हैं। देखिए, भाषा हमेशा से एक दूसरे को प्रभावित करती आई है। पहले हिंदी में उर्दू, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली शब्द थे और अब डैनिश, स्पेनिश, यूरोपियन भाषाओं के शब्द भी समाहित हो रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा, कल ही मेरे एक पाठक ने, जब मैं यहाँ आ रही थी दिल्ली सम्मेलन में, एक पाठक ने कहा डैनिश में गुड राइसा, इसका मतलब शुभ यात्रा। आ रहे हैं। देखिए, समय बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, तो साहित्य भी बदलेगा। एक चीज़ मैंने और नोटिस की, कुछ साल पहले जब हम कोई अंग्रेजी का शब्द यूज़ करते थे तो ब्रैकेट में हिंदी में उसका अर्थ बताते थे। अब आलम यह है कि जब हम कोई हिंदी का प्योर शब्द यूज़ करते हैं तो अंग्रेजी में, ब्रैकेट में अंग्रेजी में उसका अर्थ बताते हैं। तो और साहित्य, लैंग्वेज बहुत लिबरल हो रही है और इसमें प्रवासी साहित्य की बहुत बड़ी देन है। एक बात और, मैंने काफ़ी प्रवासी साहित्य पढ़ा है। दिव्या जी को बहुत पढ़ा है, रेखा राजवंशी को बहुत पढ़ा, सुषम बेदी, तेजेंद्र शर्मा। मैंने एक चीज़ देखा इनके साहित्य में कि वो प्रवासी साहित्य जो है केवल भारतीय संस्कृति का गुणगान नहीं करता, वो तुलना करता है, प्रश्न उठाता है, विभिन्न संस्कृतियों की समानताओं, असमानताओं को उजागर करता है और कई पूर्वाग्रहों को तोड़ता है। अगर आप इनकी कहानियाँ पढ़ें, ये विदेशी समाज के सकारात्मक व्यवस्थाओं और चुनौतियों का संतुलित चित्र प्रस्तुत करते हुए भारतीय मूल्यों, परिवार रिश्ते, भाषा, संस्कृति और सामुदायिकता को नई गहराई देता है। इस प्रकार यह स्मृति नहीं, लोग नॉस्टैल्जिया का आरोप लगाते, लेकिन यह केवल स्मृति नहीं, पुनर्सर्जन का साहित्य बनता है जहाँ भारतीय दृष्टि और मानवीय संवेदना की सार्वभौमिकता साथ साथ चलती है।
अगला पॉइंट है प्रवासी साहित्य और समकालीनता। साहित्य का उद्देश्य है समय को पकड़ना। आज का समय वैश्वीकरण, डिजिटल क्रांति, माइग्रेशन, बहुसांस्कृतिकता, नए सामाजिक आर्थिक संघर्ष, इन सब का समय है। प्रवासी साहित्य इन्हीं अनुभव का सजीव दस्तावेज है। सुषम बेदी, दिव्या माथुर, तेजेंद्र शर्मा, सुदाम ढींगरा, रेखा राजवंशी और विवेक शुक्ला, आप भी यहाँ हैं? यस, विवेक शुक्ला आर्हुस यूनिवर्सिटी डेनमार्क से आए हैं। अनेक रचनाकार एक आधुनिक, खुली और जीवननिष्ठ दृष्टि लेकर आते हैं। मैंने पाया कि उनकी रचनाओं में उनके पास ज़मीन से जुड़े हैं चमकदार नायक नहीं है, बल्कि संघर्षशील यथार्थवादी मनुष्य है। यही प्रवासी साहित्य की सबसे बड़ी शक्ति है। आज प्रवासी साहित्य कथा, उपन्यास, कविता संस्मरण, डायस्पोरा डायरी, यात्रा वृत्तांत, ब्लॉग, साहित्य, डिजिटल कहानी, ई साहित्य हर रूप में लिखा जा रहा है। हिंदी केंद्र विश्वविद्यालय, भारतीय दूतावास, सांस्कृतिक संस्थान और हिंदी समितियाँ प्रवासी लेखकों को मंच प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रमों में हमारी रचनाएं लगी है। अनेक शोधार्थी प्रवासी साहित्य पर शोध कर रहे हैं और अनिल जी, दिव्या माथुर जी, मिमलेश कांति जी, इन्होंने प्रवासी साहित्य को काफ़ी बढ़ावा दिया है। रेखा जी तो चुनौतियों पर कल बात करेगी, मैं आज का न्यूज़ चुनौतियाँ कमी कहाँ है। जहाँ प्रवासी साहित्य बहुत समृद्ध है, वहीं कुछ क्षेत्रों में कार्य अभी अपेक्षित है। उपन्यास अभी संख्या में कम है। आलोचना व शोध साहित्य का अभाव है। क्राइम थ्रिलर, ऐतिहासिक कथाएँ कम है। मैं ऐतिहासिक कथाओं के बारे में कहूँगी कि यूरोप में अभी भी मोनार्की है, राजसी शासन कायम है और यूरोप से कई हिंदी साहित्यकार हैं, मगर ऐतिहासिक कथाएं ना के बराबर है। तो प्रभात प्रकाशन ने मेरे से स्पेशल कहा, डैनिश राजसी घराने पर कोई कहानी दीजिए, उनकी साहित्य अमृत पत्रिका है। तो मैंने लिखी, उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसको प्रकाशित भी किया है। नए प्रवासन मुद्दों, शरण, अवैध माइग्रेशन, मानव तस्करी पर लेखन कम है। और एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, दूसरी तीसरी पीढ़ी के भारतीयों पर केंद्रित साहित्य अभी ना के बराबर है। जो कुछ है वह पहली पीढ़ी के उसमें। प्रवासी साहित्य पर आलोचनाएं, रेखा जी ने भी ये बात कही है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रवासी साहित्य अलग खेमेबंदी है, कुछ उसे मुख्य धारा से अलग दूसरा दर्जा देते हैं। मैं यहाँ कुछ प्रमुख विद्वानों के मत प्रस्तुत करती हूँ। केंद्रीय हिंदी संस्थान की पूर्व निदेशक डॉक्टर वीणा शर्मा का कथन है, स्थान बदलने से साहित्य की संवेदना नहीं बदलती। साहित्यकार मृदुला गर्ग ने कहा, प्रवासी साहित्य को अलग ना माना जाए, ये मुख्य धारा का हिस्सा है। भाषाविद सरोजिनी नौटियाल ने कहा, भाषा जहाँ की है साहित्य वहीं का है। तो प्रख्यात साहित्यकार नासिरा शर्मा ने कहा, प्रवासी रचनाकार मानवीय संवेदनाओं का अद्भुत योगदान दे रहे हैं। वास्तव में प्रवासी साहित्य किसी खेमा का नहीं, कोई उपशाखा नहीं, ये हिंदी साहित्य का वैश्विक विस्तार है। हाँ, प्रवासी साहित्य का सही मूल्यांकन अत्यंत आवश्यक है। ऐसे कई समर्पित प्रवासी साहित्यकार हैं जो वर्षों से लगातार लिख रहे हैं, जिनकी रचनाएं प्रतिष्ठित हिंदी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित होती है और जिन्होंने प्रवासी अनुभव को गहनता, निरंतरता और साहित्यिक ईमानदारी के साथ अभिव्यक्त किया है। ऐसे गंभीर और दीर्घकालीन लेखन को उसकी यथोचित पहचान और सम्मान मिलना ही चाहिए। अब मेरा अंतिम पॉइंट है आगे की दिशा, साहित्य की दिशा। देखिए, प्रवासी लेखक दो संस्कृतियों के संगम से ऐसा साहित्य रच रहे हैं जो समकालीन, विशिष्ट और पूर्णतया मानवीय है। हिंदी प्रवासी साहित्य ने भारतीय लोक जीवन, भाषा और संस्कृति को वैश्विक मंच पर सशक्त स्वर दिया है। इसमें अपनी जड़ों की गहराई भी है और आधुनिक दुनिया की उड़ान भी। आज प्रवासी साहित्य भारत और विश्व के बीच एक जीवंत सेतु बन गया है। आने वाले समय में जो आगे की दिशाएं है, बहुपीढ़ीय अनुभव का विश्लेषण, हाइब्रिड संस्कृति की जटिलताएं, माइग्रेशन की बदलती राजनीति
और दूसरी तीसरी पीढ़ी के भारतीयों की पहचान संघर्ष की कथाएं, भाषा और अस्मिता के नए अर्थ प्रवासी साहित्य के अगले अध्याय होंगे। अंततः हिंदी प्रवासी साहित्य हमें याद दिलाता है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, भाषा और संस्कृति हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। यही इसकी शक्ति है और यही सबसे बड़ी उपलब्धि। आप सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना मैडम, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें प्रवासी साहित्य के बारे में दी और आपने एक चुनौतियाँ भी बताई हमें, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना है और प्रवासी साहित्य को मुख्य धारा से शामिल करने के लिए हमें क्या क्या प्रयत्न करने होंगे, इस पर भी बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम सब के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हमारे साथ हिंदी आलोचना के सशक्त हस्ताक्षर प्रोफेसर सत्यकेतु सांकृत हमारे साथ हैं। आप वर्तमान में अंबेडकर विश्वविद्यालय के डीन अकादमिक अफेयर्स एवं प्रॉक्टर हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रखर विचारक तथा प्रवासी साहित्य के आधिकारिक विद्वान के रूप में आपकी ख्याति सुनिश्चित है। प्रवासी साहित्य के प्रति समग्र, सूक्ष्म और व्यापक समझ रखने वाले प्रोफेसर सांकृत प्रवासी विमर्श को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं और किसी भी साहित्यिक विमर्श की गंभीरता तभी सार्थक होती है जब उसमें आलोचनात्मक दृष्टि, सैद्धांतिक स्पष्टता और संवेदनशील विवेक एक साथ उपस्थित हो। आलोचक के रूप में प्रोफेसर सांकृत में ये सभी खूबियाँ विद्यमान हैं। मैं ससम्मान आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर सत्यकेतु सांकृत सर को, वे हमारे साथ अपने विचार साझा करें और इस सत्र को वैचारिक गहराई प्रदान करें। आदरणीय सत्यकेतु सांकृत जी। आज की इस संगोष्ठी में उपस्थित डॉक्टर विमलेश कांति वर्मा जी, अनुपस्थित अध्यक्ष अनिल जोशी जी, डॉक्टर सुश्री अर्चना पेनुली जी, सुश्री रेखा राजवंशी जी, नूतन पांडे जी, धनंजय जी और सभी उपस्थित विद्वजन एवं मित्रों, सबसे पहले जब प्रवासी साहित्य की दिशा पर बातचीत हो रही है तो मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि जैसे पहले ही कौर में मक्खी अगर गिर जाए भोजन में तो भोजन कितना विषाक्त हो उठता है, प्रवासी साहित्य के साथ यही हुआ। प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता। प्रवासी साहित्य पर बातचीत एक ऐसी औपनिवेशिक मानसिकता के तहत शुरू हुई जिसने प्रवासी साहित्य को हाशिए पर खड़ा हुआ साहित्य बताया। माफ करेंगे, आज के अध्यक्ष उपस्थित हो चुके हैं। मैंने अनुपस्थित अध्यक्ष को प्रणाम किया था, अब उपस्थित अध्यक्ष को प्रणाम कर रहा हूं। प्रवासी साहित्य के साथ ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात हुई कि ऐसी औपनिवेशिक मानसिकता के तहत इस पर बातचीत शुरू हुई। आज वो समय आ गया है, भारतीय ज्ञान परंपरा के परिप्रेक्ष्य में जब हम विऔपनिवेशीकरण की बात कर रहे हैं तो प्रवासी साहित्य के सोच, उसकी दिशा अंतर्दिशाओं पर विऔपनिवेशीकरण के तहत बातचीत होनी चाहिए। हमारे बीच हमारे अध्यक्ष अनिल जी ने जिस तरह से एक आलोचनात्मक दृष्टि से प्रवासी साहित्य पर बात की थी, वो निश्चित रूप से प्रवासी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान करती है। कुछ चीजों पर प्रवासी साहित्य के संदर्भ में
हमें दृष्टि साफ कर लेनी होगी। इतना खिलवाड़ किया गया है इस साहित्य के साथ कि सारी तेजो दीप्तता के बावजूद कहीं न कहीं चीजें गड्ढमड्ढ सी हो गई हैं। इसके नाम को लेकर जिसके मन में जो कुछ आया, कोई अप्रवासी कह गया, कोई अप्रवासी कह गया, कोई प्रवासी कह गया, जिसके मन में जो कुछ बातें आई वो कहता गया। लेकिन मित्रों, अब समय आ गया है जब प्रवासी साहित्य अपने नए तेवर के साथ नए तेवर के साथ शिक्षा के क्षेत्र में और विशेषकर शोध के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। और शोध एक ऐसी चीज है, जब शोध के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों में जब शोध होता है तो हम अकादमिक जगत से जुड़े हुए लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम अपने विद्यार्थियों को उसका जवाब दें। हम मंच पर भाषण देकर भाग नहीं सकते हैं, हमको उनके प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। प्रवासी साहित्य क्या है, यही उनकी समझ में नहीं आता है। जब भी प्रवासी साहित्य की बात, प्रवासी साहित्य को लेकर एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि प्रवासी साहित्य के अन्य विमर्शों से एक अलग ऐसा साहित्य है जो उसकी पृथकता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है। यह पृथकता क्या है, इस बात को समझ लेना चाहिए। जहां साहित्य के अन्य विमर्श में जन्मजात होने की बात की जाती है, उसी समाज में जन्मे हुए व्यक्ति द्वारा बात कही जाती है और कहने की बात कही जाती है, वहीं प्रवासी साहित्य में कोई जन्मजात नहीं होता है। प्रवासी साहित्य पूरी तरह से अनुभूति की संवेदना पर लिखा हुआ साहित्य होता है। और ऐसी स्थिति में प्रवासी साहित्य को एक कटघरे में बंद कर नहीं देखा जा सकता है। उस चौखटे से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने वितान को बड़ा करना पड़ेगा और तब हमें प्रवासी साहित्य को देखना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि प्रवासी साहित्य ने कितना कुछ हमारे हिंदी साहित्य को दिया है। साहित्य के इतिहास में हमेशा इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं, इतिहास हमें सिखाता है कि हमने क्या गलती की थी। चाहे वो साहित्य का इतिहास हो, चाहे किसी देश का इतिहास हो, अपनी स्मृति के पन्नों को पलटने के लिए हमें बाध्य करता है। समस्या यह होती है, किसी साहित्य में एक बड़ी समस्या है कि जब रचनाकार की जब मैं बात कर रहा हूं तो कहानी, कविता, नाटक, आलोचना लिखने वाला व्यक्ति खुद आलोचक भी बन जाता है। यह एक सबसे बड़ी स्थिति उत्पन्न, क्योंकि आलोचना को घलुए में मिली हुई चीज मान ली जाती है। आलोचना घलुए में मिली हुई चीज नहीं है। कोई कहानीकार या कोई कवि, कोई नाटककार हिंदी का बहुत बड़ा विद्वान हो, यह जरूरी नहीं है। कोई हिंदी नहीं, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई वकील बहुत अच्छी कहानी लिख सकता है, लेकिन आलोचना के साथ यह नहीं हो सकता है। आलोचना में जो जितना पढ़ेगा, जो जितना डूबेगा, जो चिंतन करेगा, जो मनन करेगा, आलोचकीय वृत्ति उसकी उतनी प्रखर होगी। और यही कारण है कि हिंदी के 90 से 95% आलोचक प्रोफेसर, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। इसका कारण है कि उनका वो चिंतन करते हैं। अध्ययन अध्यापन की बात होती है, काव्य अलंकार की बात होती है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र की, भारतीय काव्यशास्त्र की बात होती है, बिना इन सब चीजों के किए हुए। और जब बिना इनके हम किए हुए करते हैं तो आलोचनात्मक वृत्ति कैसे गर्त में ले जाती है किसी चीज को, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल है। रीतिकाल में इतने उत्कृष्ट कवि हुए और उन्हीं कवियों ने काव्यांगों का लक्षण निरूपण प्रतिपादित करना शुरू किया, यानी वही कविताओं के बारे में बताने लगे। और रीतिकाल को उसी दृष्टि से देखा गया
और कहा गया कि रीतिकाल में जो कविताएं हैं वो प्रेम की कविताएं हैं, उच्छृंखलताओं की कविताएं हैं, काम की कविताएं हैं, लेकिन उस कविता के अंदर जो तेजोदीप्तता थी, जो तेज था, उस सौंदर्य के बाहर निकलकर जो उसकी शक्ति थी, उस शक्ति को देखने का प्रयास नहीं किया गया। आज वही चीज हमारे सामने आ रही। प्रवासी साहित्य के साथ बहुत कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब मैं अनुभूति की संवेदना की बात करता हूं प्रवासी साहित्य में, उसके फलक को व्यापक करने की कोशिश करता हूं, तो मुझे लगता है कि प्रवासी साहित्य की, और एक विचित्र चीज है प्रवासी साहित्य के साथ, यह कोई जरूरी नहीं है कि प्रवासी साहित्यकार जो कुछ लिख रहा है उसकी गणना प्रवासी साहित्य के अंतर्गत की जाए, और यह भी कोई जरूरी नहीं है कि जो प्रवासी साहित्यकार नहीं है उसकी रचनाओं में प्रवासीपन ना आए। ये उसकी खूबी है। जिन गिरमिटिया मजदूरों की बात हम करते हैं वो प्रवासी साहित्यकार नहीं हैं, उनके पूर्वज प्रवासी थे। 3-4 पीढ़ियों के बाद उनके वंशजों ने लिखना शुरू किया अपने, वो मॉरिशस के वासी हैं। उन्होंने अपने प्रवासी पूर्वजों के बारे में अपने कहानियों में, अपने उपन्यास में उनके दुख की, उनकी संवेदना को लिखा। तो ये कहकर कि वो प्रवासी साहित्यकार नहीं हैं, उनके साहित्य को प्रवासी साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता। ये एक षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र की ओर हमें ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे रचनाकार हैं जो कुछ समय के लिए विदेश गए हैं, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए विदेश गए हैं। उनकी रचनाओं में भी विदेशीपन, विदेश की संस्कृति, विदेश का समाज, विदेश का संघर्ष, भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति की टकराहट, इसकी अनुगूंज सुनाई पड़ती है। उन्हें भी प्रवासी साहित्य के अंतर्गत परिगणित करना पड़ेगा। बहुत बार भय से यह बात कही जाती है कि इतना बड़ा वितान बना दिया जाएगा तो जिनको प्रवासी साहित्यकार कहा जा रहा है उनकी क्या स्थिति होगी। डर के आगे जीत है। साहित्य ने कभी डरना नहीं सिखाया है, उसमें कुछ कर गुजरने की वृत्ति दिखाई पड़ती है, और जब कर गुजरने की वृत्ति दिखाई पड़ेगी तो साहित्य अपने को समाज के सामने उपस्थित कर पाएगा, उसी रूप में उपस्थित कर पाएगा, और तभी प्रवासी साहित्य अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर पाएगा। मुझे याद है आदरणीय कमल किशोर गोयनका जी कहा करते थे कि प्रवासी साहित्य का मतलब है साहित्य में विदेश, यही उसकी मुख्य विशेषता है। हिंदी में भारतीय साहित्य में जो विदेश आया है, यह विदेश प्रवासी साहित्य की मुख्य विशेषता है, और यही कारण है, हालांकि इस बात को लेकर विवाद हो सकता है, लेकिन साहित्य में, समाज में जब तक वाद विवाद और संवाद नहीं होंगे तब तक अनुसंधान नहीं होंगे। यह होने ही चाहिए। जब गोयनका जी ये बात कहते हैं कि प्रेमचंद की कहानी यही मेरी मातृभूमि है, यह कहानी प्रवासी साहित्य की पहली कहानी है। यही मेरी मातृभूमि 1915 में प्रकाशित हुई थी। प्रकाशित नहीं हुई थी, ये हुई थी 1908 में। यही मेरा वतन है, जो प्रेमचंद की उर्दू में लिखी कहानियां थी, उस कहानी का अनुवाद उन्होंने 1915 में किया था। यही मेरी मातृभूमि है। उसमें एक व्यक्ति अमेरिका जाता है, अमेरिका से खूब धन कमा कर लाता है, उसके बाद उसको अपने देश की याद आती है, फिर वो आता है। ये है कि अमेरिका में जाकर व्यापार करता है और खूब पैसा कमाता है।
प्रेमचंद कभी विदेश नहीं गए थे, लेकिन प्रेमचंद की जो रचना धर्मिता थी, जो अनुभूति की संवेदना थी, प्रेमचंद का जो अपना विजन था, कभी कभी कहानी में वह विजन भी अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, यह इसका साक्षात प्रमाण है। जैनेन्द्र ने स्पर्धा कहानी में इटली की बात की है और इटली को केंद्र में रखकर वो कहानी लिखी। जैनेन्द्र कभी विदेश नहीं गए थे। साहित्य के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, और मैं इस बात के लिए प्रवासी साहित्य जो लोग विदेश में रहकर लिख रहे हैं उनको भी एक तरह से आगाह करना चाहता हूं कि सुनी सुनाई बातों पर जब भी कोई बात कही जाए तो उसकी ऑथेंटिसिटी को पर ध्यान दिया जाए। हिंदी की जब बात होती है तो ये बात कही जाती है, कही गई, कई बार मैंने ये बात सुनी है कि पता नहीं किसने कौन सा ग्राफ निकाला था और उसमें यह लिख दिया था कि हिंदी भारत में मात्र 26% लोगों में बोली जाती है, बाकी में और बोलियां हैं और अंग्रेजी है और अंग्रेजी सबसे ज़्यादा है उस प्रतिशत के हिसाब से। हिंदी, देखिए यही होता है जब रचनाकार आलोचक बनने लगता है तो इस तरह की भूल होती है, क्योंकि उसको हिंदी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हिंदी किसी एक बोली का नाम नहीं है, किसी एक भाषा का नाम नहीं है, हिंदी एक भाषा परिवार का नाम है। इसमें अवधी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, बांगड़ी, सारी बोलियां मिलकर हिंदी का निर्माण करती है और इससे हिंदी साहित्य का फूल प्रस्फुटित होता है। यह साहित्य की, हिंदी साहित्य की संवेदना है, हिंदी साहित्य की प्रेरणा है। एक पुस्तक, हालांकि अनिल जी हो सकता है कि थोड़ी सी डांट भी पड़ जाए कि कब से आप कह रहे हैं कि वो आ जाएगी, बस 1 महीने के अंदर वो आने वाली है पुस्तक। मेरी दिक्कत क्या है कि मैं एक उस तरह का आलोचक हूँ, जब कोई चीज़ लिखता हूँ तो अलमारी में डाल देता हूँ और 1 महीने के बाद फिर निकालता हूँ तो लगता है कि इसमें तो बड़ी गलती रह गई, फिर इसको सुधारता हूँ। तो ये करते करते थोड़ा दिन लग गया, लेकिन प्रवासी साहित्य पर जो मैंने एक पुस्तक लिखी है वो पुस्तक आने वाली है। उसमें प्रवृत्तिगत दृष्टि से प्रवासी साहित्य के इतिहास को मैंने रखने की कोशिश की है। 4 भागों में मैंने उस प्रवासी साहित्य को बांटा है, जिसमें पहला है आप्रवासी। मैंने उन्हीं नामों का उपयोग किया गया जिसको भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई थी और आप्रवासी के अंतर्गत ऐसे रचनाकारों को रखा गया है जो विदेश नहीं गए थे, उनके पूर्वज गए थे और वंशनुजनों साहित्य को लिखा है, यानी जो गिरमिटिया साहित्य कहा जाता है। दूसरा पूर्ण प्रवासी, 90 के दशक के बाद जो बात की जाती है कि अपनी सुख सुविधा के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए वो डिस्प्लेसमेंट नहीं था, अपनी खुशी से लोग गए थे विदेश में और अपने साथ जो अपनी भाषा को लेकर गए थे, वहाँ पर उन्होंने जो साहित्य लिखा है वो साहित्य। तीसरा जो पूर्ण प्रवासी हैं, अल्प प्रवासी, जो कुछ दिनों के लिए गए प्रवास पर और उन्होंने जो साहित्य की रचनाएं की उस वृत्ति के अनुसार उसको किया गया है। और अंत में है अप्रवासी, ऐसे रचनाकार जो कभी विदेश गए ही नहीं, अनुभूति की संवेदना के आधार पर, वह अनुभूति की संवेदना जो प्रवासी साहित्य का मूलाधार है, उस अनुभूति की संवेदना के आधार पर विदेश को अपनी कहानी में जगह दी है और उसको केंद्र में स्थित किया गया है। एक मुकम्मल चीज लिखने की कोशिश की गई है, वितान इसका लंबा करने की कोशिश की गई है। देखता हूं हिंदी का आलोचना जगत इसे किस रूप में स्वीकार करता है। आप सबों ने मुझे कुछ कहने का मौका दिया, इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी आमंत्रित करती हूँ धनंजय सर को, और परिचय के उनके कोई मोहताज नहीं है। मैं अपना समय काटते हुए सीधे उनको आमंत्रित करती हूँ कि वे आएँ और अपने विचारों से इस मंच को समृद्ध करें। आदरणीय धनंजय सर। मैं परिचय कराता हूँ धनंजय जी का, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम सबको जानना चाहिए कि हम किस व्यक्तित्व को मिल रहे हैं। और बहुत संक्षेप में मैं
ये ले लीजिए। मैं सिर्फ 2-3 बिंदु बताना ये चाहता हूँ। अच्छा, आप ना वर्ल्ड बैंक पे थे और आप डॉक्टरेट हैं, देश विदेश में आपका वर्ल्ड बैंक के एक प्रखर अर्थशास्त्री के रूप में आपके बारे में जाना जाता है। विशेष बात यह है कि इन्होंने सांस्कृतिक दृष्टि से जो काम किया है, शायद ही हमारे प्रवासियों में कोई ऐसा आया हो जिसने अपना जीवन भारत की संस्कृति के लिए विदेश में इतना लगाया हो जितना कि आदरणीय धनंजय जी ने लगाया। एक सांस्कृतिक केंद्र वो चलाते हैं वर्जीनिया में बहुत लंबे समय से। और आज के सत्र में आप क्यों हैं, विशेष रूप से इसलिए कि अमेरिका के साहित्य को लेकर जो आपकी पुस्तक है, जिसमें अमेरिका के सभी लेखकों का संकलन है। मैं जब ब्रिटेन में था तो अमेरिका के साहित्य को मैं तभी पाया जब मैंने धनंजय जी द्वारा संपादित पुस्तक पढ़ी थी। तो इसलिए प्रवासी लेखन की दृष्टि से काम करने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में आदरणीय धनंजय जी हैं। मैंने समय लिया थोड़ा सा, धन्यवाद। सर, मैंने आपकी पुस्तक का इस्तेमाल भी किया है। अच्छा, मंच पर विराजमान सभी को नमन। आप सभी उपस्थित इस सभागार में नमस्ते। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कम बोलूँगा और समय बचाने की कोशिश करूँगा। तीक्षा जी को मैं अलग से समझा दूँगा जो मुझे बोलना है। सिर्फ 2-3 बिंदु हैं और मैं अपनी समझ जो कि बहुत बड़ी नहीं है उस हिसाब से बोल रहा हूँ। हो सकता है आप लोग सहमत ना हो। मैंने जब प्रवासी भारतीयों का इतिहास देखा 200-250 साल पहले, उस समय प्रवासी साहित्य था लगभग 100 साल तक। उसके बाद भी भारत की स्वतंत्रता, आज़ादी की लड़ाई के बारे में पत्रिकाएं आती थी, पत्र आते थे, ये सब आता था। उसके बाद शुरुआती जो माइग्रेशन हुआ बाद में लगभग 70-80 साल पहले, उस वक़्त प्रवासी साहित्य था। प्रवासी साहित्यकार भी थे, प्रवासी साहित्य भी था। भावुकता थी, यादें थीं, तुलसी, नाना नानी, बच्चे, धरती, खुशबू, माटी, ये सब था। वो एक साहित्य का एक अंश। उसके बाद विषय वस्तु, विचार क्षेत्र बढ़ता गया। कई टॉपिक्स उसमें आए, सिर्फ इस देश के नहीं बल्कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में और संस्कृतियों का मिलाप। तो मुझे लगा कि ये प्रवासी नहीं है, साहित्यकार प्रवासी है। तो मैं प्रवासी साहित्य को न समझता हूँ, न जानता हूँ, न मानता हूँ। अच्छा साहित्य मानता हूँ, कई अच्छे साहित्य हैं। साहित्यकार कहीं से कहीं जाए, अगर आज के अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ पे आके कुछ कहें और बोलें तो वो क्या प्रवासी होगा अगर यहाँ के बारे में बोल रहे हैं। इसी तरह प्रवासी साहित्यकार कहीं भी जाएं, अगर उनकी दृष्टि उस तरह की है तो वो गहराई से देखेंगे, सीमित नहीं करेंगे। तो पहला बिंदु मेरा ये है कि मेरी समझ से प्रवासी साहित्य नहीं होता, प्रवासी साहित्यकार हो सकता है। साहित्य केवल साहित्य होता है। दूसरी बात कि सत्यकेतु जी ने कहा कि हिंदी एक भाषा समूह है। उसमें एक बात में जोड़ना चाहूँगा, संस्कृत भी जोड़ दें। संस्कृत हिंदी की माँ है, क्योंकि इस माध्यम से हम संस्कृत को जीवित रख सकते हैं। और संस्कृत सबसे उत्कृष्ट, सबसे सटीक भाषा है पूरे विश्व में। उसमें लाखों करोड़ों शब्द हैं और शब्द बनाए जा सकते हैं। उच्चारण एक है, ग्रामर बिल्कुल स्पष्ट है
और हिंदी से भी ज़्यादा, और हिंदी की माँ है। तो अगर संस्कृत को हम उसमें जोड़े रखें, मैं तो संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल कभी कभी कर देता हूँ, बच्चों के साथ ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि वो पूछते हैं इसका अर्थ और मुझे बताना अच्छा लगता है। तो दूसरी बात ये है कि संस्कृत को हम ना भूलें। तीसरी बात कि दिशा, उसमें एक बिंदु मेरा ये है कि दशा में विस्तार हुआ है, विषय वस्तु बढ़ी है, क्षेत्र बढ़ा है, विचार बढ़े हैं, व्यापक हुए हैं। लेकिन दिशा में मुझे थोड़ा संदेह ये है कि हिंदी के प्रति हीनता आज के समाज में वो मैं पाता हूँ। हिंदी अगर कोई जानता भी है, बोलने में शर्म आता है, अरे अच्छा ये तो हिंदी वाले हैं। तो ये जो एक विषैला ट्रेंड आया है, अंग्रेजी बोल रहे हैं तो मतलब पढ़े लिखे होंगे, अगर गांव की बात करते हैं, किसी खेत की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं, तो ये तो पिछड़े लोग हैं। ये मानसिकता मुझे देखने को मिलती है। और पिछले 4 साल से मैंने कम से कम ज़मीनी स्तर पर दर्जनों ज़िले में, सैकड़ों स्कूलों में और सैकड़ों से भी ज़्यादा टीचर्स से भी मिला हूँ। और क्या पढ़ाते हैं, किस तरह पढ़ाते हैं, उसमें मुझे एक चौथी कमी लगी कि भारत की ज्ञान परंपरा, जिसको मैं सबसे उत्कृष्ट मानता हूँ शोध के बाद, वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। वो कहते हैं वो पुराने थे, पुराने लोग थे, हम तो नए हैं, हमारी टेक्नोलॉजी है। तो मैंने इस पर थोड़ा विचार किया कि लोगों के अंदर मानसिक मन केंद्रित नहीं हो पाता, चीज़ों को समझने में देर लगती है तो उसको भूल जाना चाहते हैं। और शिक्षा प्रणाली में भी ये जो टेक्नोलॉजी, ICT, कम्युनिकेशन और ये सब टेक्नोलॉजी की कक्षा आप टेलीविज़न शिक्षा आप टेलीविज़न से करें, और सबके शरीर में बदलाव होने लगा है। कोई भी कहीं पार्क में भी बैठा हो, पेड़ पौधे घास को नहीं देखेगा, कभी मोबाइल को देखेगा। तो कुछ मैंने उदाहरण दिए, और भी बहुत से मैं बोल सकता हूँ, लेकिन समय बचाऊंगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी का कहते हैं इन्वेजन, आक्रमण हुआ है, और इसको मान्यता मिली है। अगर कहीं प्रश्न होते तो मैं समझता कि ठीक है, अभी कुछ आशा बाकी है। कोई प्रश्न नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो ज्ञान परंपरा का मूल बिंदु है, ज्ञान की त्रिमूर्ति, एक होता है ज्ञान, एक होता है ज्ञाता, और एक होता है ज्ञान की पद्धति। तो उसमें ज्ञान पे हम ध्यान देते हैं, ज्ञाता कौन है, कौन सीख रहा है, कौन जान रहा है, कौन बोल रहा है, वो भुला दिया गया है। उसकी जगह टेक्नोलॉजी आ गई है, और पद्धति जो है उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हमने बता दिया उतना ही काफ़ी है। तो हमें थोड़ी गहराई से इस पर विचार करना चाहिए, और जितना हम अपने आप को खुला दिल रख पाएँ और जहर को भी पहचानें, अमृत को भी पहचानें। असल में हम जो है थोड़ा पगला से गए हैं, और वो भविष्य के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि अगर हम दुनिया के बहुत बड़े विद्वान, वैज्ञानिक, चिंतक, दार्शनिक, उनकी बातों को और साथ साथ भारत के उपनिषदों में, भारत की कहानियों में, वेदों में, संहिताओं में जो कुछ है, उसका अंश मात्र भी अगर हम अपना लें तो आज के मानसिक और इंटेलेक्चुअल स्तर से बहुत ऊपर है वो, और उसी को हम भूल रहे हैं। तो ये 2-3 बातें थीं। तो मैं
समय बचाऊंगा और आप लोगों से बात चलती रहेगी अगले 2-3 दिन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहा जाता है ना कि लंबे लंबे व्याख्यानों के द्वारा ज़रूरी नहीं है कि अपनी बात कही जाए, छोटे छोटे कम समय में भी हम अपनी बात को बहुत प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। वही हमारे आदरणीय धनंजय जी ने अपने वक्तव्य में सिद्ध कर दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और हृदय से आपकी आभारी हूँ। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय प्रोफेसर विमलेश कांति वर्मा जी को, जो हम सभी जानते हैं उनके परिचय का कोई मोहताज नहीं है। वो लब्ध प्रतिष्ठ भाषाविद और वरिष्ठ प्रवासी साहित्य विशेषज्ञ हैं। 50 वर्ष मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया है भाषा विज्ञान। थोड़ा सा टेढ़ा कर ले और लेकिन वो सीधा सीधा कर। मेरी समस्या ये है कि यहाँ बहुत से मेरे विश्वविद्यालय के अध्यापक बैठे हुए हैं, बहुत से मेरे शिष्य भी हैं। 50 वर्ष मैंने पढ़ाया है और मेरे पढ़ाने का तरीका जो है वो प्रश्नोत्तर होता है। विद्यार्थी जब तक पूरी बात मुझसे समझ न ले तब तक मैं उसको समझाता रहता हूँ और वो मुझसे पूछता रहता है जब तक उसको समझ ना आए। ये आप बता रहे हैं, डरा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रवासी साहित्य दशा और दिशा। दशा तो बहुत ख़राब है ही, दिशा भी दिग्भ्रमित है। उसका कारण क्या है? हमें यही स्पष्ट नहीं है कि प्रवासी है कौन, किसके साहित्य को हम प्रवासी कह रहे हैं। कुछ वर्ष में नेपाल में था और सब लिखने लगे विमलेश कांति वर्मा प्रवासी साहित्यकार। विदेश में मेरा आधा जीवन बीता, विदेश में बहुत लिखा, लेकिन जब कोई मुझे कहता है प्रवासी साहित्यकार तो मैं सहमत नहीं होता, क्योंकि प्रवासी जो है भाषा विज्ञान में क्या है कि शब्दों का अर्थ संकोच होता है, अर्थ विस्तार होता है, अर्थादेश होता है। शब्दों के अर्थ बदलते रहते हैं। प्रवासी का अर्थ है अपने मूल स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह जाके बस जाना। एक बेटी जब बहू बनती है तो अपने मूल स्थान को छोड़ के दूसरी जगह चली जाती है। क्या उसको हम प्रवासी कहते हैं? नहीं कहते। हम सब प्रवासी हैं। मैं इलाहाबाद का रहने वाला, वहाँ का पढ़ा लिखा। जब कोई बात इलाहाबाद की होती है मेरा उससे तादाद में जुड़ जाता है, जैसे आपका जुड़ता है। जैसे आप कहते हैं कि आप अमेरिका में हैं, जब भारत की बात होती है आपका उससे लगाव होता है। लगाव मेरा भी होता है। क्या मैं प्रवासी हूँ? दिल्ली बम्बई की 90% जनता जो है प्रवासी है। क्या वो प्रवासी साहित्यकार हैं? मुझे याद है आज से लगभग 30 साल पहले प्रवासी साहित्य को लेकर साहित्य अकेडमी ने एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की थी। एक सत्र का संचालक मैं भी था। उस गोष्ठी में साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष जो थे गोपी चंद नारंग, वो विद्यमान थे वहाँ पे। बहुत से प्रवासी लोग आए थे, दूर दूर से लोग आए थे। एक किसी ने उत्साही महिला ने कहा कि विमलेश जी आप मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ाते? वहाँ के अध्यक्ष गोपीचंद नारंग जो मेरे विश्वविद्यालय में कोलीग थे, उनको मुझ पर तरस आ गया। उन्होंने कहा विमलेश जवाब नहीं देगा, जवाब मैं दूंगा। उन्होंने यही कहा आपने जो लिखा है क्या विश्वविद्यालय में पढ़ाने योग्य है? उसके बाद कोई कुछ नहीं बोला। हम आज जो लिखते हैं हम सोचते हैं सबसे अच्छे साहित्यकार हम ही हैं, उसी को पढ़ाया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय में होड़ लगी हुई है कि हमारे ऊपर कितने शोध प्रबंध किए गए। शोध प्रबंधों से
जिसने शोध प्रबंध लिखा है उसका महत्व कम होता है, क्योंकि उसके आगे कहीं पूछ नहीं होती। ज़रूरी है कि हम प्रवासी शब्द के ठीक से अर्थ को समझ लें। अर्थ है क्या प्रवासी का? प्रवासी का 1984 में मेरी नियुक्ति फिजी हाई कमीशन में हुई, फर्स्ट सेक्रेटरी के रूप में। तब से मेरा लगाव इससे है, 50 साल से। मैं देख रहा हूँ इन 50 वर्षों में प्रवासी शब्द का इतना व्यभिचार हुआ है, आप अंदाज़ नहीं लगा सकते। जो प्रवास का इतिहास है भारत का, उसके 1500 साल हो चुके हैं। सबसे पहला प्रवास जो था 1500 साल पहले जिप्सियों का, रोमा का, सिग्नियों का, इनका था। उनका बहुत साहित्य लिखा गया है, सारे विश्व में फैले हुए हैं। उनसे मेरा बहुत संबंध रहा, उनके ऊपर मैंने काम किया। उनकी आज कोई चर्चा ही नहीं होती। उसके बाद 1834 से 1911 तक फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, ट्रिनिडाद, गयाना में अनेक विदेशी गए। आज भी लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। हम कहते हैं कि वो अच्छा नहीं लिख रहे, उनको हिंदी लिखनी नहीं आती। वो हिंदी थोड़े लिख रहे हैं, वो अपनी भाषा लिख रहे हैं। हम कहते हैं वो हिंदी है, वो कहते हैं हिंदी आपकी है, मेरी हिंदी थोड़ी ना है। फिजी हिंदी, सुब्रमणी अनिल जी तोमार हैं, सबसे बड़े साहित्यकार, गद्य शिल्पी सुब्रमणी माने जाते हैं। वाइस चांसलर भी रहे वो, उनका नाम भी है, उनका दुनिया में काम भी बहुत है, सब जानते हैं। जब मैंने उनसे कहा कि आप अंग्रेज़ी में लिखते हुए पहचानता है आपको इंग्लैंड में? आपको इतने साल से लिख रहे हैं, यहाँ कितने आपके सब लोग गाने वाले हैं, उससे क्या होता है? वो कहा बात तो ठीक कह रहे हो, तो आप अंग्रेज़ी में लिखें और वहाँ पहचाने जाएं तब तो आप साहित्यकार हैं। यहाँ हैं कितने साहित्यकार अंग्रेज़ी के। इसी तरह अगर आप अपनी भाषा में लिखेंगे तो पहचाने जाएंगे। उन्होंने 2 उपन्यास लिखे, दो का पुराण और फिजी माँ, और आज सारी दुनिया उनका यश गाती है। अगर वो अंग्रेज़ी में लिखते कुछ नहीं होता। जब उनसे मेरी बात हुई, उनके बहुत मैंने साक्षात्कार किए, बहुत छपे भी, बहुत छपे। मैंने उनसे कहा कि आप जो हिंदी लिखते हैं मुझे समझ में आती है, क्योंकि आपकी हिंदी मेरी हिंदी है। जो फिजी हिंदी है वो अवधि मिश्रित है, अवधि की उसमें प्रधानता है, और मेरी भाषा भी अवधि है क्योंकि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। उन्होंने कहा आपकी हिंदी और मेरी हिंदी अलग अलग है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। हिंदी की 17 बोलियां हैं, बता चुके हैं सांस्कृत की, तो विद्वान आदमी। 17 बोलियां हैं जो हिंदी की ग्रामीण शैलियाँ हैं। इसी तरह हिंदी की विदेशी शैलियाँ भी, जिसको फिजी बात कहते हैं। हम कहते हैं फिजी हिंदी, वो नहीं कहते, वो कहते हैं फिजी बात। हम कहते हैं सरनामी हिंदी, वो कहते हैं सरनामी, या कहते हैं सरनामी हिंदुस्तानी। दक्षिण अफ्रीका जाइए, उनकी हिंदी अलग है, वो कहते हैं नैताली। हम आए हुए हैं कि तो हमारी हिंदी में लिखो। जब मैं वहाँ था, इन सब देशों में रहा, जहाँ जहाँ गया हिंदी वाले कहते हैं हमारी हिंदी में लिखो, वो कहते हैं मेरी हिंदी है ही नहीं है। हमको इस पर नए दृष्टि से विचार करना होगा, नहीं तो हम बताते हैं आपको, आज से 50 साल पहले बाद ये जो साहित्य लिखा जा रहा है इसका कोई मूल्य नहीं, क्योंकि हम खुद ही लिख करके खुद ही उसका प्रचार कर रहे हैं। अरे औरों कहने दीजिए अपने बारे में। हम ही लिख रहे हैं, हम ही उस पर शोध प्रबंध करवा रहे हैं, हम ही उसका सारा विस्तार चाहते हैं। ऐसा साहित्य में कभी नहीं, किसी साहित्य का कभी नहीं। अभी मैं सरकार के लिए एक लेख लिख रहा था, हिंदी की कालजयी कृतियाँ। जिनको आप कालजयी कहते हैं वो खुद ही अपने को कहते हैं कालजयी, और कोई नहीं मानता कालजयी। कालजयी तब होगी आपके मरने के 150 साल बाद,
जो फिजी का साहित्य है, जो सूरीनाम का साहित्य है, जो दक्षिण अफ्रीका का साहित्य है, 100 साल के बाद आज उसकी परीक्षा हो रही है। वो अच्छा साहित्य है। क्यों अच्छा साहित्य है? क्योंकि उनकी भाषा में लिखा गया है। तो आज जिस तरह से हम ले करके प्रवासी साहित्य को, हर एक जो साहित्यकार जो वहाँ पहुँचा वो प्रवासी साहित्यकार हो गया। कुछ भी लिखे बड़ा महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण जब तक आप हैं, आप उसको महत्वपूर्ण बना रहे हैं हर जगह कह कह करके, वो विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण नहीं होगा। और विश्वविद्यालय के लोगों को भी सावधान होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ, आजकल मैं अध्ययन कर रहा हूँ प्रवासी साहित्य के पाठ्यक्रमों का, सांकृत जी, और जो पाठ्यक्रम हो रहा है उस पाठ्यक्रम के बारे में आप सोच नहीं सकते। जब उनसे पूछा जाता है उनके अध्यक्ष से, तो उन्होंने कहा, मुझे एक मित्र थे, उन्होंने कह दिया कि ये साहित्यकार हैं। वो सारे कोर्स में लग गए, वो पढ़ाए जाने लगे। फिर मैंने उनसे पूछा, आपने लगा क्यों दिया? उन्होंने कहा, मुझे तो ज्ञान है नहीं, पाठ्यक्रम चलाना है। ऐसे तो पाठ्यक्रम बन रहे हैं। तो हमको ये देखना है कि असली प्रवासी है कौन। प्रवासी हम कहते किसे हैं? जो प्रवासी जब शुरू हुआ था उस समय उनके लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी अलग एक गणना हो, प्रवासी शब्द गढ़ा गया था। आज वो नहीं है। जो साहित्य का है, दो रूप हैं। एक तो है प्रवासी साहित्य और एक है विदेश में रचा जा रहा साहित्य। विदेश में जो रचा जा रहा साहित्य है वो सिर्फ भारतीय ही नहीं, विदेशी भी लिख रहे हैं। जो आपके ओडेनल स्मेकल थे, उन्होंने बहुत लिखा है, अगर आपने पढ़ा हो। वो विदेश में रचित साहित्य है। बहुत से विदेशी लिख रहे हैं, इमरे बांगा लिख रहे हैं, है ना। तो एक साहित्य जो बड़ा घेरा है वो है विदेश में रचा जा रहा साहित्य। उस घेरे में एक छोटा घेरा है जो प्रवासी साहित्य है। उसमें प्रवासी मन होना चाहिए। और प्रवासी मन कैसे होगा? जबकि आप अपने को सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि प्रवासी है, आप लिख रहे हैं। सांकृत जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जो रचनाकार है, जब वही आलोचक बन जाता है तो आलोचना दिग्भ्रमित हो जाती है। जो साहित्यकार है उसको साहित्य लिखना चाहिए, जो कवि है वो उसे कविता लिखनी चाहिए, जो कहानीकार है वो कहानी लिखे। जब वो आलोचना के क्षेत्र में आता है तो उसको आलोचना के मानदंड तो पता ही नहीं होते। वो क्या करता है ये वो खुद नहीं समझता कि बाद में उसका कितना मजाक बनता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अनिल जी ने इस बड़े स्तर पर यहाँ लोगों को बुला करके इस पर चर्चा करने की बात सोची। और ये चर्चा जो है, इसी से ज्ञान का विस्तार होता है। ज्ञान का जो प्रारंभ होता है वो विरोध से होता है, वो आलोचना से होता है। आलोचना का अर्थ ही है असमन्तात आलोचनात्। सब तरफ से देखें आप, एक तरफ से नहीं। अपनी दृष्टि को हम एक पिन पॉइंटेड न बनाएं। कहा भी गया ना, आनो बद्रा, सब लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल द साइड। हम अपनी आंखें खुली रखें, अपना प्रचार हम खुद ना करें, दूसरों को उनके बारे में कहने दें। इन शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया और मैं इसमें उपस्थित हो सका, इसके लिए मैं सुनीता जी का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आ सका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय विमलेश कांति सर। आपने अपने ज्ञान और अनुभव से हमें समृद्ध किया। और अभी हमारे साथ आज के कार्यक्रम के सत्र के अध्यक्ष आदरणीय अनिल जोशी जी साथ में हैं। मैं दिव्या मैडम से अनुरोध करूंगी कि वे आएं और अनिल सर को सम्मानित करें। जी जी, करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। और एक बात ना, जी, आदरणीय अनिल जोशी जी। धन्यवाद। ये जो हमारे फोटोग्राफर साथी हैं, अगर इनका काम हो गया तो पीछे हमारे
मंचासीन आदरणीय विमलेश कांति वर्मा जी, डॉक्टर सत्यकेतु जी, अर्चना जी, रेखा जी, हम जिनसे सीखते हैं डॉक्टर धनंजय जी, नूतन जी, मेरे सामने बैठी हुई दिव्या जी, इंद्रजीत जी, आदरणीय नारायण जी, तितिक्षा जी, मधु जी और सभी साथी। हमने बाकी लोगों की आवाज़ से पता चल रहा है कि हमने ये सत्र देर तक चला रहे हैं। मेरा काम था कि आपको समय पर चाय मिले एक आयोजक के रूप में, और अध्यक्ष के रूप में मेरा काम है कि जो मैं काम करने वाला हूँ कि आपको समय पर चाय नहीं मिलेगी, देरी होगी। नूतन जी जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं, नूतन जी और दीपक जी ने मिलकर बहुत पुस्तकें लिखी हैं प्रवासी साहित्य पर, उनका बड़ा काम है। हम तो चाहते हैं कि वक्ता के रूप में भी हम आप दोनों को आगे सुने। एक बार तालियों के साथ हम दीपक जी और नूतन जी के भी काम का अभिनंदन करते हैं। मित्रों, समय चूँकि यद्यपि सोचा जाता है कि विस्तार में चर्चा होगी, परंतु समय हर बार कम हो जाता है। मुझे लगता है कि 2-3 बातें जो है अलग अलग विषयों पर मुझे कहनी होगी, और वो भी आज फिर से सूत्र रूप में ही कहनी होगी, उसका विस्तार संभव नहीं है। पहली बात जो है, इसको बंद भी कर सकते हैं हम दरवाजे को ना। जी, पहला तो बात यह है कि मेरा अनुरोध प्रवासी आलोचकों से ये है कि प्रवासी शब्द पर चर्चा करना बंद करें। मैं 30 साल से इस क्षेत्र में हूँ और प्रवासी शब्द पर चर्चा सुनता हूँ। हम कब आगे बढ़ेंगे? दुनिया आगे बढ़ चुकी है, हमारे विश्वविद्यालय आगे बढ़ चुके हैं, हमारे विद्यार्थी आगे बढ़ चुके हैं, शोधार्थी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हम शायद प्रवासी शब्द को परिभाषित करने के ही उलझन में फंसे हुए अभी तक। ऐसा नहीं है कि मैंने इस विषय से जद्दोजहद नहीं की। वर्ष 2013 में मेरा एक लेख प्रकाशित हुआ था। उस समय मैंने हरियाणा साहित्य अकादमी के एक अंक का संपादन किया था, और वो लेख, उसका शीर्षक था प्रवासी साहित्य को प्रवासी साहित्य क्यों ना कहें, और वो 26 पृष्ठ का लेख था। शायद जितने भी उसके आयाम हो सकते थे मैंने उसको कवर करने की कोशिश की। मैं अब उस विषय पर इस समय में ज़्यादा नहीं कहूँगा। हमारे इसका सत्र का विषय है प्रवासी साहित्य दशा और दिशा। अब कहीं ये भी बात आ सकती, सुना जाता है कि भाई दशा बड़ी ख़राब है। मेरे जितना मैं पिछले 3-4 दशक में देख रहा हूँ, प्रवासी साहित्य और प्रवासी साहित्यकारों की इससे बेहतर कोई दशा नहीं थी। इट्स एन गोल्डन इरा फॉर देम। मेरे यहाँ पर अभी जो हम बैठे हुए हैं, दिव्या माथुर जी, रेखा जी, अर्चना जी, इन सब की पुस्तकें भारत के विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। हजारों की संख्या में विद्यार्थी उसको पढ़ रहे हैं। रोज़ हमारे पास फ़ोन आते हैं कि इसकी कहानी कैसे पता चलेगी। जिनका अभी नाम लिया, प्रोफेसर सुब्रमणि जी का, 3 शोध विद्यार्थियों ने मेरे से किताबें ले गए, मुझसे 1-1 घंटे बात की कि प्रोफेसर सुब्रमणि जी क्या लिखते हैं। तो मेरे हिसाब से इससे उत्कृष्ट तो दशा नहीं हो सकती। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जो प्रवासी साहित्य है उसको इतना सम्मान क्यों मिल रहा है? बिकॉज इट्स ए ग्लोबल विंडो टू इंडिया। हम दुनिया को समझना चाहते हैं। आज जो मुझे विश्वविद्यालय के जो विभागों के प्रमुख हैं, कुलपति हैं, वो ये बताते हैं कि हर बच्चा प्रवासी साहित्य लेना चाहता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसको विश्व दृष्टि से मिलने वाली है। उसको 1000-2000 साल पुराना ऐसा साहित्य जिससे उसको लगता है कि कुछ नई चीज़ तो मैं सीख ही नहीं पा रहा हूँ। और
इसमें काफ़ी कुछ सच्चाई है। मैं यहाँ दिव्या जी बैठी हुई हैं, दिव्या जी की, आप दिव्या जी का साहित्य पढ़ें और आपको ऐसा लगेगा कि हम जिसको जेंडर डिस्कोर्स कहते हैं, पुरुष है स्त्री है, स्त्री पुरुष है, जिसको हम थर्ड जेंडर कहते हैं, शायद उसके ऊपर जितना अच्छा पुरुषों के ऊपर, पुरुषों के दृष्टिकोण पर, पुरुषों की परिस्थितियों पर, पुरुषों की दृष्टि पर जितना अच्छा दिव्या जी ने लिखा है, मुझे भारत में किसी साहित्यकार का नहीं मिला। तो ऐसा अगर हमें जीवन में इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, मेरे साथ अर्चना जी और रेखा जी बैठी हैं, वास्तव में लोग बहुत बार इनकी रचनाओं के ऊपर बात करते हैं और हम लोगों से जानना चाहते हैं। तो ये जो प्रवासी साहित्य है, चूंकि ये हमें दुनिया को देखने का एक नज़रिया देता है, एक दृष्टि देता है, तो ये आजकल बहुत ज़्यादा जो है उसमें है, बहुत ज़्यादा लोग इसको चाहते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ यहाँ पर, यद्यपि वो कहना किसी को लगता है कि अतिशयोक्ति हो, कि इसमें हम सबका भी बड़ा हाथ है। कारण ये है कि पद्मेश जी की अभी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, पुरवाइयाँ। तो ये जो 90 के दशक में उन्होंने पुरवाइयाँ करके संपादन किया, तो उसमें दुनिया भर के लोगों को उन्होंने संपादित करके जो है दुनिया को पता चला कि हिंदी के लेखक कौन है, जो विदेशों में रहकर काम कर रहे हैं। ऐसे ही धनंजय जी की पुस्तक सत्यकेतु जी ने भी कहा कि मैंने उसको पढ़ा, मैंने भी वास्तव में उसी के माध्यम से अमेरिकी साहित्य को जाना, सुषम जी को जाना। तो जब ये सब काम होने लगा और 2000 के बाद हम यहाँ पर आए, और ऐसा ही जैसे आज हम बैठे हुए हैं, 2005 के बाद से लगातार अक्षरम के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने लगे। जिस साहित्य अकादमी की बात किया, उस साहित्य अकादमी के अंदर भी लगातार हम लोगों ने सम्मेलन किए, और अक्षरम संगोष्ठी पुरवाई के बाद, और प्रवासी संसार, और इस तरह की जब सब पत्रिकाएं आने लगी, तो ऐसा लगने लगा कि हाँ, ये दुनिया को जानने की एक दृष्टि हो सकती है। भारत में उस पर गंभीरता से विचार हुआ और प्रवासी साहित्य विश्वविद्यालयों में आया। हम दशा और दिशा की बात कर रहे हैं, तो दशा में मैंने एक सूत्र तो आपको बताया। मेरा सोचना यह है कि इसमें एक नैरेटिव जिसकी ओर इशारा किया था सत्यकेतु जी ने, बदला है। वो ये बदला है कि भारत के जो प्रमुख आलोचक थे, उन्होंने वर्ष 2000 तक, प्रमुख आलोचक आप सब लोग नाम जानते हैं, जिनकी आलोचना के बड़े चर्चे थे, चाहे वो नामवर सिंह हों, राजेंद्र यादव हों, और इस तरह के सभी आलोचक हों, उन्होंने एक हद तक जो मॉरिशस, ट्रिनिडाद, सूरीनाम, फिजी में साहित्य लिखा गया था, उसको साहित्य के रूप में स्वीकार करने में संकोच किया और उसको प्रमोट नहीं किया। और उसका बहुत बड़ा कारण था, उस साहित्य में इतनी देशभक्ति, इतना हिंदुत्व, इतनी भारतीयता भरी हुई थी कि शायद वो उनको भारत में ही स्वीकार नहीं थी, तो उसको वो विदेशों में कहाँ से स्वीकार करते। और स्थिति यहाँ तक आ गई कि 2011 में जो हिंदी अकादमी से 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई प्रवासी साहित्य पर, उस प्रवासी साहित्य में इन देशों के साहित्य को एक्सक्लूड किया गया, इन देशों के साहित्य को शामिल ही नहीं किया गया। ये मूर्ता का अतिरेक था। हमारा सारा साहित्य तो यही है। अभी प्रोफेसर सुब्रमण्यम की तो बात कर रहे हैं, विमलेश कांति वर्मा जी। जो हमारी थाती थी, एक नया नैरेटिव है जिसमें उस सारे इतिहास को, उस सारे साहित्य को दोबारा से समझा जा रहा है। वो चाहे प्रोफेसर सुब्रमण्यम का साहित्य हो, अभिमन्यु अनंत का साहित्य हो, रामदेव धुरंधर का साहित्य हो, जिन्होंने भी विदेश में लिखा। तो और वो एक बहुत बड़ा उसका एक और प्रसंग है, वो प्रासंगिक है। वो इसलिए है कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द हिस्ट्री, हमारे लोग जानते ही नहीं कि हमारे लोग, सब लोग ये जानते हैं कि वहाँ पर बड़ी अच्छी नौकरियाँ मिल रही थी, इसलिए हमारे लोग जैसे आज अमेरिका में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, ऐसे ही वो लोग गए थे। ऐसे नहीं गए थे, उनको मूर्ख बनाया गया था कि ये बस इस नाले के पास, इस नदी के पार फिजी है। आप उनकी कहानियां पढ़ें, लोमहर्षक कहानियां। हमारे भारत का विद्यार्थी जो है, खास तौर से जो विद्यार्थी हैं, वो नहीं जानता कि ये गिरमिट व्यवस्था क्या थी। अभी एक कार्यक्रम था भोपाल में,
उसमें एक मुख्यमंत्री बैठे हुए थे और मुख्यमंत्री जी ने उनसे पूछा ये गिरमिट क्या होती है। तो संतोष चौबे जी के बेटे ने उनको बताया कि गिरमिट क्या होती है। ये उनकी वो नहीं है, कमी नहीं है उस मुख्यमंत्री की, ये हमारे देश में जो जानकार लोग हैं उनकी जानकारी की ये स्थिति है, क्योंकि हमने कभी गिरमिट के बारे में, उन देशों के बारे में लोगों को बताया नहीं। तो ये जो प्रवासी साहित्य है, ये प्रवासी साहित्य एक एक हमको दिशा देता है, खिड़की देता है, एक बात। दूसरी बात, हमारे 2 करोड़ लोग जो विदेशों में हैं, उन लोगों का जो इतिहास है, कैसे गए, क्या किया। आप में से कितने लोग जानते होंगे कि आर्य समाज संस्था ने जितना भारत में काम किया उससे ज़्यादा विदेशों में काम किया। आज अगर हिंदी विदेशों में जीवित है तो आर्य समाज के कारण से जीवित है। आज 2025 है, 1905 में आर्य समाज की स्थापना फिजी में हुई थी। मॉरिशस में जितना काम किया आर्य समाज में, आज भी सबसे अगर कोई सशक्त संगठन है तो आर्य समाज है। तो ये जो प्रवासी साहित्य है, ये हमें हमारे दस्तावेजीकरण की ओर बताता है। अब बात हम दिशा की कर लेते हैं, क्योंकि समय की सीमा है। वो ये है कि ये जो साहित्य, जैसे मैंने कहा कि अब इसमें बड़ी तेज़ी से बदलाव आने वाला है, क्योंकि हमारे देश का जो युवा है, हमारे देश की जो मेधा शक्ति है, वो इसको पढ़ने लगी है। आपको मैं लिख कर दे सकता हूँ कि आपको 15 साल में ऐसी किताबें मिलेंगी जो कि कभी इससे पहले 100 साल में आपको जितनी मिली होंगी उसके बराबर अगले 15 साल में मिल जाएंगी, क्योंकि युवा लिख रहा है। इन सब लोगों पर रिसर्च हो रही है, और इसलिए हो रही है कि होनी चाहिए, इसलिए नहीं हो रही कि कोई किसी को ओबलाइज कर रहा है। तो इसमें दिशा क्या, नई दिशाएं क्या है? नई दिशाएं एक कि जो प्रवासी साहित्य हमें कभी केवल ब्रिटेन में मिलता था, अमेरिका में मिलता था, अब सिंगापुर में मिल रहा है। शायद जितने लेखक ब्रिटेन में हैं उससे ज़्यादा सिंगापुर में हैं, उससे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यूजीलैंड में हैं, कनाडा में हैं। तो प्रवासी साहित्य का एक अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, जिसको हमको समझना पड़ेगा। अब प्रवासी साहित्य केवल कुछ एक देशों में नहीं रहा, जो आज से 20 साल पहले कि केवल फिजी में या केवल मॉरिशस में दिखाई देता था या ब्रिटेन और अमेरिका में दिखाई देता था, उसमें बहुत परिवर्तन हुआ। दूसरा बिंदु अगर मैं उसको कहना चाहूँ तो वो ये है कि हम लोग जब प्रवासी साहित्य की बात करते हैं तो प्रवासी साहित्य हिंदुस्तानियों के जो है उसमें परिवर्तन आया है, और हिंदुस्तानियों की स्थिति में जो परिवर्तन आया है वो प्रवासी साहित्य में परिवर्तन को रिफ्लेक्ट करेगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक हिंदुस्तानी मूल की महिला लड़ती है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारतीय बन जाता है, दुनिया में अभी सूरीनाम के राष्ट्रपति भारत के हैं, और सारी दुनिया के अंदर इतने जो परिवर्तन हो रहे हैं। एक अखबार में मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि कल तक जो लेबर पार्टी के समर्थक थे ब्रिटेन के अंदर, आज वो कंजर्वेटिव पार्टी के समर्थक हैं भारतीय। यही बात जो डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक थे वो अमेरिका के अंदर अब दूसरी पार्टी के समर्थक हैं। क्यों हुआ ये? क्योंकि भारत एक महाशक्ति बना। अगर भारत एक महाशक्ति बना तो भारतीयों की सोच में भी परिवर्तन आया। आज हमारे प्रधानमंत्री जी किसी भी देश में जाते हैं तो एक क्लिपिंग सबको दिखाई देती है डायस्पोरा की, डायस्पोरा से मुलाकात। डायस्पोरा इतना महत्वपूर्ण हो गया। अभी वो कौन बता रहे थे, अपने निशंक जी बता रहे थे कि कोई वहाँ पर प्रवासी व्यक्ति आया लेखक ग्राम में, उसने कहा कि भारत के 140 करोड़ लोग जितना कमाते हैं उतना 2 करोड़ लोग कमाते हैं। विचार कीजिए। तो ये जो परिवर्तन आया है डायस्पोरा में, डायस्पोरा का ये महत्व बना है, तो उस सबको समझने के लिए प्रवासी साहित्य की आवश्यकता है। और अंतिम बिंदु यह है कि जो प्रवासी भारतीय गए थे, अब उनकी 1 नहीं 2 3 4 5 जनरेशंस पीढ़ियाँ हो गई। तो पहले मैं सुनता था जब मैं ब्रिटेन में था तो कहते थे कि ये तो जो भारतीय हैं वो तो भारतीयों के बारे में जानते हैं, कभी अंग्रेज के साथ बैठ के इन्होंने खाना नहीं खाया होगा। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। मैं ब्रिटेन के जिन लेखकों को जानता हूँ उनमें से 90% से ज़्यादा ऐसे हैं जिनका अगर बेटा हिंदुस्तानी है तो बेटी अंग्रेज है और पुत्रवधू अंग्रेज है, और इसका उल्टा, अगर बेटी जो है हिंदुस्तानी है तो दामाद जो है दूसरा है। तो ये जो
मिल रहे हैं, जिस हम जातियों को हम समझते थे कि नस्लों को जो मिल नहीं पाती हैं, तो एक बड़ा परिप्रेक्ष्य, ग्लोबल परिप्रेक्ष्य पैदा हो रहा है। मुझे लगता है कि प्रवासी साहित्य की दृष्टि से भारत की शक्ति, डायस्पोरा की शक्ति, बदलता हुआ परिवेश, बदलता हुआ ग्लोबल वर्ल्ड, और अंत में जिस भारतीय ज्ञान परंपरा की हम बात कर रहे हैं। आज अभी मैं जल प्रकृति जीवन उससे आया तो कृति एक कविता पढ़ रही थी कि अब लोग दिल्ली वाले मुक्तेश्वर जाना चाहते हैं, दिल्ली वाले किसी रिजॉर्ट में, किसी फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं, आना नहीं चाहते, जाना चाहते हैं। क्लाइमेट के साथ पश्चिम ने जो किया है, ऐसे में भारतीय ज्ञान दृष्टि की आवश्यकता पूरी दुनिया को है, और प्रवासी साहित्य के माध्यम से हम अपने ज्ञान को, अपनी दृष्टि को, अपनी सोच को दुनिया भर में ले जाएंगे, ऐसा हमको लगता है। मुझे लगता है कि अभी भी मैंने ज़्यादा समय लिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक लाइन बोलना चाहूँगी कि किसी भी अभियान की सफलता केवल विचार से नहीं बल्कि दृष्टि से भी तय होती है, और उस दृष्टि के पीछे यदि कोई निरंतर समर्पित व्यक्तित्व हो तो वह घटना या अभियान एक उदाहरण बन जाता है। और ऐसे ही उदाहरण हमारे सामने अनिल जोशी जी हैं, जिन्होंने वैश्विक हिंदी परिवार को न केवल मंच दिया है बल्कि उनको एक आत्मीय परिवार भी दिया है। और मैं कामना करती हूँ कि ये हमारा परिवार फलता फूलता रहे और आगे बढ़ता रहे, इसी तरह साहित्य में सक्रिय रहे। मैं परम आदरणीय नारायण जी को आमंत्रित करूंगी कि वे आएँ, और वरुण जी को बुला लेते हैं। दीपक जी को उनको वो शॉल, एक दीपक जी को बुलाओ जी। आगे नाम बोलो। जी, आदरणीय अशोक जी का हम उनका रोल करते हैं। नूतन पांडे जी को सम्मान प्रदान करें। आदरणीय इंद्रजीत जी। ये वास्तव में दिए हुए हैं। अच्छा, हमारे सामने झूठ कह रहे हैं आप। धन्यवाद, बोल दो और बस सबको चाय पीने दो। जी जी।